नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति से संबंधित है और ये आपकी 27 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि समाजवाद क्या किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएँ क्या हैं और जो यूरोप है उसमें समाजवाद आने की क्या परिस्थितियाँ थी। आपने उसमें जाना था रेडिकल्स कौन होते हैं, पुरातनवादी कौन होते हैं और उदारवादी कौन होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पहले जो वर्कशीट नंबर 22 है उसको कीजिएगा, तब आप इस वर्कशीट पे आइएगा। और अपने जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, वो भी ज़रूर रीड कीजिएगा, तभी आप इस वर्कशीट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं वर्कशीट की ओर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रूसी क्रांति के बारे में। ये रूसी क्रांति का भाग 1 है। सबसे पहले आते हैं कि रूसी क्रांति से जो पहले रूस है वो कैसा था। तो रूस ना बहुत बड़ा देश है और आज से पहले का जो रूस था, पुराना रूस, वो और भी बड़ा था। तो देखते हैं रूसी साम्राज्य में कौन कौन से जो है इलाके शामिल थे। तो रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान शामिल थे। यानी ये बहुत ही बड़ा था। अब आते हैं कि उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी। वहाँ पे शासन था किसका, जार निकोलस द्वितीय का। तो ये रूसी सम्राट थे, यहाँ पे राजा को जार बोलते हैं। और ये एक निरंकुश शासक था, ऐसा शासक जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, जिसकी मर्जी चलती थी, उसने जो बोल दिया वही कानून है। और ये एक बहुत ही अत्याचारी राजा था जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उस समय जो था, जो मध्यम वर्ग है और उदारवादी हैं, उनके पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। यानी इन्हें किसी प्रकार के भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे। ये किसी प्रकार भी सत्ता में जो है भागीदारी नहीं निभाते थे या किसी भी फैसले में इन लेने का इनका कोई हक नहीं था। उसके अलावा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो नहीं बना सकते थे उस समय रूस में, क्योंकि रूस में राजनीतिक दल अवैध थे। अब आते हैं वहाँ पे लोग काम क्या करते थे। वहाँ की 85% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी थी। इसका मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेती। लेकिन उसमें भी बड़ी मतलब सोचने वाली बात है कि वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो सबके पास नहीं थी। बहुत थोड़े से लोगों के पास ज़मीनें थी। वो कौन थे, यहाँ पर केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीन थी और अधिकांश जो संपत्तियाँ या ज़मीनें थी उनका स्वामित्व जो है या तो सामंतों के पास होता था, जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे, या रूढ़िवादी चर्च के पास। तो जो छोटे किसान हैं उनके पास या तो बहुत नाम मात्र की ज़मीन होती थी या ज़मीन नहीं होती थी। तो अब किसान और ज़मींदारों में अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो किसानों का शोषण करते थे और जब किसान लगान नहीं दे पाते थे तो वो उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते थे। इसके लिए किसान लोग विद्रोह कर दिया करते थे। अब आते हैं वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो कैसी थी। बहुत ही कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सामान्यतः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, जहाँ पे मतलब यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप देखोगे रशिया जो है, मैप में आप देखना रशिया की सिचुएशन क्या है, वो नॉर्थ पोल के पास पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के पास पड़ता है, जिसकी वजह से वो इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है और उसमें बहुत समय तक उसके ज़्यादातर इलाकों में क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत कठिन है। इसी वजह से यहाँ पे जो फसल है वो साल में सिर्फ एक बार ही उगाई जाती है। तो सोचो किसानों के जो हालात हैं वो और भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी पर निर्भर करते हैं। अब आते हैं उद्योगों की ओर। तो ये औद्योगिक क्रांति का दौर था। यहाँ पे भी उद्योग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। कौन कौन से उद्योग थे यहाँ पे, यहाँ पे जो जगह थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, यहाँ पर उद्योग लगे हुए थे। लौह इस्पात उद्योग है ना, लोहे से जुड़ा हुआ उद्योग, कोयला खनन उद्योग। अब इन उद्योगों में जो मजदूर वर्ग है उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है वो इनका लगातार शोषण करता था। कैसे शोषण करता था, इनसे बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था, लेकिन इनको बहुत कम वेतन दिया जाता था, जिससे इनका गुजारा भी नहीं हो पाता था। और इनमें जो अधिकतर मजदूर थे वो गाँव से जुड़े हुए थे, क्योंकि मैंने बताया ना, उन ज़्यादातर किसानों के पास तो खेती थी नहीं, या थी तो उनकी जोतों का आकार इतना छोटा था कि उनके परिवार का गुजारा उसमें नहीं होता था। तो बेचारे ये यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आ जाते थे, लेकिन जब खेती का टाइम आता था तो ये लोग गांव में लौट जाते थे। आपको पता है ना, खेती जो है एक मौसमी काम है। इसमें कुछ समय पे बहुत ज़्यादा काम होता है जब फसल को लगाया जाता है और फसल को काटा जाता है। तो ये लोग उन दिनों में अपने गांव लौट जाते थे। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी परंपरा भी थी कि
परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी ज़मीन अपने कम्यून या मीर को सौंप देते थे। वहाँ का कोई हेड होता होगा, उसको वो अपनी ज़मीनें जो है दे देते थे और उसके बाद मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे। ये जब ज़मीन उसको सौंपते थे उसके बाद वो डिसाइड करता था किसको कितनी ज़मीन देनी है। ये नहीं कि हमेशा के लिए एक के पास ज़मीन है तो उसी के पास रहेगी, नहीं। तो ये कम्यून को एक समय के बाद अपनी ज़मीन सौंप देंगे, कम्यून जो है डिसाइड करेगा किसको कितनी ज़मीन देनी है। तो एक अच्छी जो है ये तरीका था। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसने इनमें सामूहिकता की भावना जो है जगाई और ये समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक का आधार बना, यानी प्रेरणा बनी, क्योंकि वो लोग सब आपस में जुड़े हुए थे, मिलजुल कर रहते थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरक बना, प्रेरणा बना। अब आते हैं उदारवादी, सामाजिक डेमोक्रेटिक, सामाजिक क्रांतिकारी खराब आर्थिक स्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। तो ये जो सारी पार्टीज़ थी, ये सारे जो दल थे, संगठन थे, ये क्या चाहते थे कि ये जो जार का शासन है, निरंकुश शासन, उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसने इस आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी ख़राब कर दी हैं, मतलब देश की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, उस समय बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गई थी, है ना, लोग भूख के कारण मर रहे थे, चारों तरफ एक अराजकता का सा माहौल था। तो ये लोग चाहते थे कि उस जार का जो है शासन जो है समाप्त हो जाए और वहाँ पर कौन सा शासन स्थापित हो जाए, समाजवादी शासन। देखो फ्रांस में उन्होंने चाहा था लोकतंत्र वाला शासन, यहाँ पर है समाजवादी शासन। समाजवादी शासन क्या होता है, ऐसा शासन जहाँ पर जो देश की संपदा है, धन संपत्ति और संसाधन है, उन पर किसका अधिकार हो, समाज का अधिकार हो, ठीक है, किसी एक व्यक्ति विशेष का ना हो, यानी ये पूंजीपति वर्ग के खिलाफ थे। अब आते हैं, ये क्या चाहते थे, संसद द्वारा शासन चाहते थे। और संसद क्या होती है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे हमारी संसद में कौन होता है, जो नेता हमने वोट देकर चुने हैं वही संसद बनाते हैं, उन्हीं का नेता जो है हमारे यहाँ शासन करता है, प्रधानमंत्री के पद पर, या अगर राज्यों में तो मुख्यमंत्री के पद पर। तो ये लोग भी इसी तरह का शासन चाहते थे जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो शासन करें। अब आते हैं रूस में समाजवाद। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ। मैंने बताया था ना, अब औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो बहुत सारे जो नए नए उद्योग धंधे हैं वो स्थापित हो रहे थे, तो उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने मिलकर क्या करा, पार्टियों का गठन किया ताकि वो अपने हकों के लिए लड़ सकें। तो उसी में एक थी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, इसका गठन हुआ था 1898 में। सॉरी, इसका पूरा नाम था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, और गठन कब हुआ है इसका, 1898 में। इसने किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। ये वाली जो पार्टी थी वो किसकी थी, श्रमिकों की, यानी मजदूरों की, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो लोग भी शोषित थे, है ना, पूंजीपतियों द्वारा, और किसान भी शोषित थे सामंतों द्वारा और जार द्वारा। तो दोनों ने पार्टियों का गठन किया, एक श्रमिकों ने और एक किसानों ने। और 1903 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक और मेंशेविक, बोल्शेविक ये रूसी शब्द है, इसमें इसका अर्थ यह हुआ बहुमत, बोल्शेविक और मेंशेविक। मेंशेविक का मतलब अल्पमत में विभाजित हो गई, यानी इन दो, ये वाली जो पार्टी थी श्रमिक वाली पार्टी, ये दो हिस्सों में बट गई, यानी दो अलग अलग पार्टियां बन गई इससे। अब आते हैं खूनी रविवार। इसके बारे में बेटा आप डिटेल में अपनी बुक में ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हुआ क्या था, आपको पता ही है, जो पूंजीपति वर्ग है, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो क्या करते थे, मज़दूरों को बहुत परेशान करते थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उनके यहाँ खाने के लाले पड़ गए थे। तो अब क्या हुआ, उस समय बहुत अशांत चल रहा था, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। उस दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई तो श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। ये उसका महल था, शीतकालीन महल, यानी जो उसका सर्दियों के समय का महल होगा। तो जुलूस वहाँ पर पहुंचा, वो क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे अपनी स्थिति में, है ना, कि जैसे उनको काम के घंटे बहुत अधिक थे, वेतन बहुत कम था, तो इन सब चीज़ों में वो बदलाव चाहते थे। उनको पार्टी बनाने का हक नहीं था, तो वो शांतिपूर्ण जुलूस लेके पहुँचे थे वहाँ पे जार के महल के पास, लेकिन पुलिस द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, ठीक है, और 100 से अधिक कार्यकर्ता जो थे वो मारे गए। 100 से अधिक कार्यकर्ता जो है वो पुलिस द्वारा मारे गए, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हो। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दे दी।
अब ये तो बेचारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब ये लोग मारे गए वहाँ पे, तो आगे जाके ये जो एक तरह से प्रदर्शन था, इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। इसमें बहुत सारे लोग आके शामिल हो गए, और जब बहुत बड़ी ये क्रांति ये बन गई, तो उसके दबाव में आ गया कौन? जार यानी राजा। उसको मानना पड़ा, उसको लगा नहीं तो जनता तो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। तो उसने एक ड्यूमा हमारे संसद को बोलते हैं, ठीक है, ये रूसी शब्द है, हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं? ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दे दी। वैसे वो नाम की थी, क्योंकि उसने बाद में इसको भंग कर दिया था जार ने, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण करे। अब आते हैं अगले उस पर, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बुरा असर। अब उस समय आपको पता है 1914 से लेके 1917 तक जो है पूरे संसार में जो युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध प्रथम, तो उसमें जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना जो है बुरी तरह से हार गई। तो हारने से नुकसान ही होता है। और उसके अलावा 1914 से 1917 के बीच युद्ध में खेती और उद्योगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बेटा जब युद्ध होता है ना, तो आपके जितने भी संसाधन जो आपके विकास कार्यों में लगने होते हैं वो सारे युद्ध में झोंके जाते हैं, जिससे क्या होता है? उत्पादन कार्य प्रभावित होते हैं, उत्पादन कार्य रुक जाता है। अगर वो रुक गया तो लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है, और खेती में भी जो भी उत्पादन होगा वो सब सैनिकों के पास चला जाता है, खाने का अनाज सारा का सारा उनको सप्लाई किया जाता है, इससे भी दिक्कत आती है। और इसके अलावा वो क्या करते थे? मज़दूरों को भी सेना में भर्ती कर देते थे, इससे मज़दूरों की कमी हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिनका जो प्रभाव जो है बुरा पड़ा था रूस पर। सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी। आपूर्ति मतलब उनको जो भी अनाज है वो मुहैया करवाया जाता था, किसको? सैनिकों को, जिससे आम लोगों के लिए अनाज की भारी कमी हो गई। सैनिक भी अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते, वो भी थक चुके थे, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। तो बाद में क्रांतिकारियों ने भी क्या करा? राजा का साथ छोड़ दिया और जनता के साथ हो लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका यहाँ से लेके ये उत्तर 1 एज इट इज़ लिख लेना, ये आपका उत्तर 1 हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा कैसी थी? इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि 1905 ईस्वी अर्थात रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। और राजनीतिक दशा के बारे में लिख लो 2 बिंदु। रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। राजनीतिक दल रूस में अवैध थे। ऐसे अब हम लिखेंगे सामाजिक दशा के बारे में। तो सामाजिक दशा जो थी वो क्या थी? इसमें हम किसानों और मजदूरों की स्थिति के बारे में बताएंगे कि जो किसान और मजदूरों की स्थिति थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। केवल बड़े किसानों के पास ज़मीनें थी। अधिकांश संपत्तियों पर स्वामित्व किसका था? सामंतों और रूढ़िवादी चर्च का। चारों ओर अकाल ने अपना दामन फैला रखा था। भूख के कारण बहुत से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। और मजदूर वर्ग की स्थिति तो बहुत ही ख़राब थी। उनको बहुत कम वेतन पर लंबे समय तक काम करना पड़ता था। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका प्रश्न नंबर 3 है कि फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या 2 अंतर और 2 समानताएं देख पाते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति में समानताएं, बेटा ऐसे हेडिंग डाल के पॉइंट्स में लिखा करो, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। दोनों ही क्रांतियों का उद्देश्य जनसाधारण को शोषण की से मुक्ति दिलाना था। और एक का सामंतवादी, देखो दोनों का उद्देश्य क्या था? शोषण से मुक्ति दिलाना। एक का था सामंतवादी शोषण से, दूसरे का था पूंजीवादी शोषण से। पूंजीवादी शोषण का मतलब होता है किससे? फैक्ट्री मालिकों से, जो कंपनियों के मालिक थे उनसे, उद्योगों के मालिकों से। और सामंतवाद कौन होते हैं? जो ज़मींदार होते हैं बड़े बड़े, उनसे। दोनों ने संसार को नई विचारधाराएं प्रदान की। एक ने लोकतंत्र तो दूसरे ने समाजवाद। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उससे लोकतंत्र की विचारधारा आई, और जो रूस की क्रांति थी उससे समाजवाद की विचारधारा आई। तो दोनों से एक नई विचारधारा जो है दुनिया में आई। दोनों ही क्रांतियों का उद्देश्य क्या था? समानता के सिद्धांत को स्थापित करना था, यानी ऐसे समाज की कल्पना जहाँ पर सब लोग बराबर हों, सबको समान अधिकार प्राप्त हों। तो फ्रांस की जो क्रांति थी उससे राजनीतिक समानता प्रदान की, और रूस की क्रांति ने आर्थिक समानता जो है लोगों को प्रदान की, यानी सबको एक जैसा जो है संपत्तियों पर अधिकार। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में अंतर।
तो देखो, जो फ्रांसीसी क्रांति थे बेटा, वो एक अफवाह से हुई थी। आपने देखा होगा, लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि राजा ने जो है नगर में सैनिकों को घुसने का आदेश दे दिया है और जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। तो इस अफवाह से क्या हो गया, लोगों में एक विद्रोह की भावना आ गई। तो ये जो क्रांति थी ये महज हो गई। इसमें किसी भी वर्ग का उद्देश्य क्रांति करना नहीं था। लेकिन जो रूस वाली बात है वो बिल्कुल अलग है। रूस में जो क्रांति है उसकी तैयारी लगभग 25 वर्षों तक चलती रही और उनका उद्देश्य भी स्पष्ट था कि वो एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते थे। इसके अलावा इनमें दूसरा अंतर क्या है कि जो फ्रांस की क्रांति है वो शांति काल में शुरू हुई थी, जबकि जो 1917 की रूस की क्रांति है वो युद्ध के समय पर हुई थी, है ना। उस समय पे विश्व युद्ध चल रहा था। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो युद्ध जो है कभी भी अच्छा नहीं होता, इसके प्रभाव ज़्यादातर बुरे ही पड़ते हैं। तो पहला प्रभाव जो जनता पर पड़ता है, महंगाई में बढ़ोतरी हो जाती है क्योंकि चीज़ों के दाम जो है बढ़ जाते हैं। ये सबसे आम प्रभाव है उसका युद्ध का। और दूसरा है कर की ऊंची दरें। अब जो सरकार है उसको युद्ध का खर्चा कहाँ से निकालेगी, जनता से तो लेगी। तो वो क्या करती है, ऊंची दरों पर टैक्स वसूलती है और जिससे क्या होता है, लोगों की रहन सहन की गुणवत्ता कम हो जाती है। यानी लोगों को जो अपने रहन सहन पे खर्च करना था जितना, उसमें से अधिकांश हिस्सा तो सरकार के पास क्या है, टैक्स के रूप में जा रहा है। तो इसका असर भी जनता पर आता है। जान माल का तो नुकसान होता है। युद्ध में बड़ी संख्या में लोग जो है अपनी लोगों की जानें जाती हैं और भारी मात्रा में संपत्तियों का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त जो है इमोशनली भी इफेक्ट डालता है ये लोगों की हेल्थ पर। कैसे, इसका सबसे ज़्यादा शिकार कौन था, औरतें, बच्चे एवं विकलांग। देखो, बहुत सारी औरतें उसमें विधवा हो जाती हैं, बच्चों के सर से माता पिता का साया छिन जाता है या पिता का साया छिन जाता है। जो विकलांग होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं, अगर उनका कोई अपना इस युद्ध में मारा जाता है तो उनके लिए तो ज़िंदगी भर का रोना हो जाता है क्योंकि उनको संभालने वाला कोई बचता नहीं है। तो ये भी युद्ध के प्रभाव हैं। इसके अलावा देखो, युद्ध से देश के विकास की रफ्तार कम हो जाती है। कारण क्या है कि जितने भी संसाधन जो विकास में लगने थे वो सारे कहाँ लग गए, युद्ध में, ठीक है। और जिसका प्रभाव अंततः किस पर पड़ेगा, जनता पे, क्योंकि देश का विकास होता है तो जनता का विकास होता है। अगर देश का विकास की रफ्तार कम होगी तो जनता का भी विकास नहीं होगा। तो इस तरह से जो युद्ध है वो जनता को प्रभावित करता है। तो बेटा आप अब इस वर्कशीट को कीजिए। लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।